आजकल हम सब अपनी जेब में बटुए से ज्यादा फोन लेकर चलते हैं। सब्जी खरीदने से लेकर दोस्तों को पैसे भेजने तक, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। इनसे जिंदगी तेज और आसान तो हुई है, लेकिन इसके साथ एक डर भी आया है। मतलब हर दूसरे दिन हम किसी न किसी से सुनते हैं कि उनके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। हाँ, ये खबरें बहुत आम हो गई हैं। तो यहाँ एक अजीब सी पहेली सामने आती है। एक तरफ तो सरकार और बैंक कहते हैं कि हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम, खासकर यूपीआई, वो दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम्स में से एक है। और दूसरी तरफ धोखाधड़ी की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर किला वाकई इतना मजबूत है, तो दुश्मन अंदर कैसे घुस रहा है? सही सवाल है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास द डिजिटल लेजर, सिक्योरिटी इन अ कैशलेस इंडिया नाम के एक लेख से कुछ जरूरी इनसाइट्स हैं, और हमारा मकसद है इस पहेली को सुलझाना। और ये पहेली बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि मैं कहूँगा इंसानी मनोविज्ञान में छिपा है। अच्छा। आज की चर्चा इस बारे में कम है कि सिस्टम कितना सुरक्षित है, और इस बारे में ज्यादा है कि हम, मतलब उसे इस्तेमाल करने वाले, कितने सतर्क हैं। ये तकनीक और भरोसे के बीच की एक लड़ाई है। बिल्कुल। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई एक ऐप नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई ऐप्स हैं, हाँ। डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं, नेट बैंकिंग है, डिजिटल वॉलेट्स हैं, सब कुछ। और इसका मकसद सिर्फ कैश को खत्म करना नहीं है। इसके पीछे का बड़ा आइडिया है अर्थव्यवस्था में रफ्तार और पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता कैसे? हर लेन देन का एक डिजिटल निशान छोड़ना, जिससे चीजों को ट्रैक करना आसान हो। मतलब ये नोटों की गड्डियों से निकलकर डिजिटल एंट्रीज तक का एक बहुत बड़ा सफर है। और इसी सफर में जाहिर है हमारे सामने कुछ नए तरह के खतरे भी आ गए हैं। तो इस कहानी के विलन से मिलते हैं। बिल्कुल। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं? सबसे पहला नाम जो सुनने में आता है वो है फिशिंग स्कैम। हाँ, फिशिंग। ये शब्द असल में अंग्रेजी के शब्द फिशिंग यानी मछली पकड़ने जैसा ही है। अच्छा। बस यहाँ अपराधी आपकी निजी जानकारी का शिकार करते हैं। एक नकली लिंक का चारा डालकर आपको एक एसएमएस या ईमेल आता है, जैसे आपकी 5,000 की लॉटरी लगी है, जानने के लिए क्लिक करें, या आपका बिजली का बिल बाकी है, तुरंत भरें वरना कनेक्शन कट जाएगा। हाँ, ये तो बहुत आते हैं। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया जाता है, आप उनकी नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां आपसे आपकी बैंक डिटेल्स या पासवर्ड मांगा जाता है। चारा डाला और मछली फंस गई। बाप रे। और दूसरा बड़ा खतरा है यूपीआई फ्रॉड, जिसमें ये क्यूआर कोड वाले स्कैम बहुत आम हो गए हैं। ये कैसे काम करता है? ये तो मनोविज्ञान का एक क्लासिक केस है। अपराधी आपको फोन करके बोलेगा कि वो आपको पैसे भेज रहा है, और आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पिन डालना है ताकि आप पेमेंट रिसीव कर सकें। लेकिन पिन डालने से तो पैसे जाते हैं, आते नहीं है। एग्जैक्टली। असलियत यह है कि क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब हमेशा पैसे भेजना होता है, लेना नहीं। वो आपकी आदत का फायदा उठाते हैं। आप जल्दी में होते हैं, कोड स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं, और पैसा आने की बजाय आपके अकाउंट से कट जाता है। और ये मैलवेयर, स्पाईवेयर क्या भला है? सुनने में तो जासूसी फिल्मों जैसा लगता है। हाँ, लगभग वैसे है। सोचिए, आपने कोई फ्री गेम या कोई अनजान ऐप डाउनलोड किया, और उसके साथ एक अदृश्य जासूस आपके फोन में आ गया। अब आप जब भी अपना बैंक पासवर्ड या यूपीआई पिन टाइप करते हैं, वो जासूस उसे चोरी छिपे देख रहा है और अपने मालिक यानी हैकर को बता रहा है। ये स्पाईवेयर है। तो ये आपके फोन की नहीं, आपके भरोसे की चोरी है। बिल्कुल। आपने उस अनजान ऐप पर जो भरोसा किया, ये उसकी चोरी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो शब्द मुझे चौंकाता है, वो है सोशल इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि अपराधी किसी कंप्यूटर कोड को नहीं, बल्कि सीधे इंसान के दिमाग को हैक कर रहे हैं। ये होता कैसे है? यही तो इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू है। सोशल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत कम होता है। यहाँ अपराधी आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। आपका डर, आपका लालच, आपकी जल्दबाजी या आपका भरोसा। वो एक कहानी बनाते हैं। कहानी बनाते हैं? जैसे कोई फोन करके खुद को बैंक मैनेजर बताएगा और कहेगा, सर आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, केवाईसी अपडेट करने के लिए बस एक ओटीपी बता दीजिए। वो एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, आपको सोचने का मौका ही नहीं देते। मतलब वो आपको डराकर या ललचाकर आपसे ही आपकी सुरक्षा की चाबी छीन लेते हैं। बिल्कुल।
मुझे याद है मेरे एक दूर के रिश्तेदार को फोन आया कि आपका बेटा एक मुश्किल में फंस गया है, उसे छुड़ाने के लिए तुरंत इस नंबर पर 50,000 रुपए भेजिए। ओहो। वो घबरा गए, उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे भेज दिए। बाद में पता चला कि सब झूठ था। अपराधी ने उनकी टेक्नोलॉजी को नहीं, उनके डर और एक पिता की ममता को निशाना बनाया था। यही सोशल इंजीनियरिंग है, सिस्टम को नहीं, इंसान को हैक करना। ये सब सुनने के बाद तो किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। अगर धोखेबाज इतने शातिर हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें गूगल पे, फोन पे पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? क्या इनकी नींव ही कमजोर है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। सिस्टम की नींव मतलब उसका जो ढांचा है वो कमजोर नहीं है, बल्कि काफी मजबूत है। अच्छा। हाँ, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनी टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो फिर इसमें वो कौन सी सुरक्षा परतें हैं जो इसे मजबूत बनाती हैं? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या असल में काम करती हैं? नहीं, ये असल में बहुत मजबूत है। सबसे पहली चीज है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी हर पेमेंट के लिए दोहरी पुष्टि की जरूरत होती है। एक तो आपका फोन आपके पास होना चाहिए और दूसरा आपको अपना यूपीआई पिन बताना चाहिए। ये 2 चाबियों वाले ताले जैसा है। दूसरी चीज है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने खत को ताले वाले बक्से में भेजा हो, जिसकी चाबी सिर्फ पाने वाले के पास है। बीच में कोई भी, यहां तक कि बैंक या ऐप वाले भी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकते। और आरबीआई के नियम भी तो है। हाँ, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत कड़े नियमों के साथ इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी रखता है। इसके अलावा रोजाना की लेनदेन की सीमाएं तय हैं, आपको हर ट्रांजैक्शन का तुरंत अलर्ट मिलता है। ये सब छोटे छोटे सेफ्टी फीचर्स मिलकर एक बहुत मजबूत दीवार बनाते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब होती है जब कोई उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने के बजाय गेट पे खड़े पहरेदार को ही बेवकूफ बनाकर दरवाजा खुलवा ले। तो हमारी पहेली और भी गहरी हो गई है। अगर किला मजबूत है, दीवारें ऊंची हैं और पहरेदार भी तैनात हैं, तो फिर ये धोखाधड़ी हो क्यों रही है? और लेख इसका जवाब बहुत साफ देता है। किला मजबूत है लेकिन दरवाजे हम खुद खोल देते हैं। हम खुद? हाँ, ज्यादातर धोखाधड़ी सिस्टम की तकनीकी विफलता के कारण नहीं, बल्कि हमारी कुछ गलतियों या कह लें सावधानी की कमी की वजह से होती हैं। जैसे कि? वो कौन सी गलतियां हैं? सबसे बड़ी वजह है डिजिटल साक्षरता की कमी। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आई, लेकिन उसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने का यूजर मैनुअल हर किसी तक उसी रफ्तार से नहीं पहुंचा। सही बात है। करोड़ों लोग पहली बार स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और अपराधी इसी अनुभव की कमी का फायदा उठाते हैं। और अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा कर लेना भी एक बड़ी वजह होगी। बिल्कुल, कोई फोन पर खुद को बैंक का कर्मचारी या पुलिस वाला बताकर बात करता है और हम उस पर यकीन कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी असली बैंक कर्मचारी या संस्था आपसे कभी भी आपका पिन या ओटीपी नहीं पूछेगी। कभी नहीं। एक और बड़ी गलती है बिना सोचे समझे कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेना या फिर पेमेंट करने के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना, जो किसी भीड़ भरे बाजार में अपनी निजी बातें करने जैसा है, कोई भी सुन सकता है। और सबसे बड़ी गलती, जो शायद हर फ्रॉड की जड़ है, अपना ओटीपी या स्क्रीन एक्सेस किसी के साथ साझा करना। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे आपने अपने घर की चाबी और तिजोरी का पासवर्ड एक कागज पर लिखकर किसी अजनबी को थमा दिया हो। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आपके डिजिटल लॉकर की आखिरी चाबी है। और आजकल स्कैमर्स एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करवा देते हैं। वो आपका ओटीपी पूछते भी नहीं, आपकी स्क्रीन पर खुद ही देख लेते हैं। अच्छा, तो नियम सिर्फ ओटीपी का नहीं है? नहीं, अपनी फोन की स्क्रीन का एक्सेस किसी को ना देने का भी है। तो इन सब का मतलब यह है कि अगर समस्या सिस्टम में नहीं, हमारे इस्तेमाल करने के तरीके में है, तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। ये तो काफी दबाव वाली बात लगती है। नहीं, इसे दबाव की तरह नहीं देखना चाहिए। लेख में एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साझा जिम्मेदारी। हाँ, ये एक टीम गेम की तरह है। इसे सिर्फ सरकार या बैंकों पर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही सारी गलती यूजर की है। तो इस टीम में कौन कौन खिलाड़ी हैं और किसका क्या रोल है? इसके 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, प्लेटफॉर्म बनाने वाले, यानी गूगल पे, फोन पे जैसी कंपनियां। उनकी जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान सिस्टम बनाएं और लगातार लोगों को खतरों के बारे में आगाह करते रहें। ठीक है। दूसरे खिलाड़ी हैं नियामक, यानी आरबीआई और सरकार। उनकी जिम्मेदारी है कि वे कड़े नियम बनाएं, उन्हें लागू करें और निगरानी करें। और तीसरा खिलाड़ी, शायद सबसे अहम, हम खुद हैं, यानी यूजर। बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी है सतर्क और जागरूक रहना। लेख का निचोड़ यही है कि कैशलेस इंडिया खतरनाक नहीं है,
लापरवाही से इस्तेमाल करना खतरनाक है। मतलब हमारी सतर्कता ही इस सुरक्षा कवच की आखिरी कड़ी है। और सबसे मजबूत कड़ी। तो एक यूजर के तौर पर वो कौन सी ठोस आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। जरूर। सबसे पहला और सुनहरा नियम, शक करें। हर अनजान लिंक, हर क्यूआर कोड, हर पेमेंट रिक्वेस्ट को शक की नजर से देखें। अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। सही। दूसरा, अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। ये अपडेट सिर्फ नए फीचर नहीं लाते, बल्कि सुरक्षा की कमियों को भी दूर करते हैं। इन्हें अपने फोन के लिए वैक्सीन की तरह समझिए। और पासवर्ड और ओटीपी के बारे में क्या कहेंगे? एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड या फोन लॉक इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी नियम, जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी किसी भी हालत में अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, कोई भी पुलिस वाला आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछ रहा है तो वो 100% फ्रॉड है। बिल्कुल। और हाँ, अगर आपके साथ कुछ भी संदिग्ध होता है तो शर्मिंदा होने के बजाय तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर। ये साझा जिम्मेदारी वाला आइडिया वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये हमें लाचार महसूस करने की जगह ताकत देता है। सही कहा। जब ये तीनों खिलाड़ी, प्लेटफॉर्म, सरकार और यूजर मिलकर काम करते हैं, तभी एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनता है। सुविधा और सुरक्षा को साथ साथ चलना होगा। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को फटाफट से समेट लेते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे कि यूपीआई अपनी बनावट में मूल रूप से सुरक्षित और मजबूत है। कमी तकनीक में नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जोखिम टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, बल्कि इंसानी भूल और जागरूकता की कमी है। अपराधी हमारी भावनाओं और हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं, जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो सिस्टम को नहीं, हमें हैक करते हैं। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, सुरक्षा एक टीम स्पोर्ट में एक साझा जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहने की ताकत काफी हद तक हम इस्तेमाल करने वालों के हाथ में है। हमारी सतर्कता और सावधानी ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। लेख हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ता है। टेक्नोलॉजी सुविधा देती है, जागरूकता सुरक्षा देती है। सुविधा तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, हम उससे पीछे नहीं जा सकते। इसलिए उस जागरूकता को बनाना ही अगला बड़ा और जरूरी कदम है। इस पूरी चर्चा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर गौर किया जा सकता है। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन हमारी जरूरत और मजबूरी बनता जा रहा है, क्या सिस्टम बनाने वालों और सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे सुरक्षा को इतना अचूक, इतना फूल प्रूफ बना दें कि एक लापरवाह यूजर भी सुरक्षित रहे? क्या सिर्फ यूजर जागरूकता पर सारा भार डालना काफी है, या सिस्टम को ही इंसानी भूलों को माफ करने के लिए और बेहतर डिजाइन किया जाना चाहिए?